अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, हर हफ्ते एक नई सूरत हाल दरपेश होती है। डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। जैसे ये हफ़्ता जो गुज़रा, ये इसमें हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर पेशरफ्त हुई। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो गया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। फिर वो मखसूस नशिस्तों का मामला से लेकर मैनी थिंग्स हैपन। जो सबसे अहम बात है वो ये कि पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट से हमें ऐसे लग रहा था जैसे 9 मई का किस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका, माजी का हिस्सा बन चुका, उस पर गर्द पड़ गई, क्योंकि ज़मानतें बड़े पैमाने पर उन केसेस में हो रही थी। जिनाह हाउस जलाओ घेराव केस, 9 मई के वाक़यात के केसेस में ज़मानतें मिल रही थी, लोग रिहा हो रहे थे, रूपोश लोग मंजर आम पर आ रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला बन रहे थे, उमर अयूब साहब भी सामने नमूदार हो रहे थे, वो कौमी असम्बली में जा रहे थे। बड़े बड़े लोग जो कि इलेक्शन से पहले नज़र नहीं आ रहे थे वो सामने आना शुरू हो गए। तो ऐसे लगा जैसे ये माजी का हिस्सा बन जाएगा बहुत जल्द। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ये खिताब किया कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि सबके साथ मुफाहमत होगी, लेकिन 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये बात कही तो फिर उसके बाद रूटीन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है, 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को एंडोर्स किया और कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें उस एलामी में कही गई, लेकिन 9 मई को एक बार फिर से एड्रेस किया गया और शहबाज शरीफ साहब की बात को एंडोर्स किया गया। अच्छा, इसमें जो ट्विस्ट है, जो हैरत की बात है, जो अचंभे की बात आपसे पूछनी है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब का तो एंडोर्स करना या उनकी बात को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एंडोर्स करना तो समझ में आता है, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को इमरान खान साहब का एंडोर्स करना क्या जाहिर करता है? वो उसमें अगले कदम पे जाके ये कह रहे हैं कि आप CCTV फुटेज से पकड़ें जो लोग मुजरिम हैं, जिस तरह कैपिटल हिल में हुआ, उन लोगों को जिस तरह से ट्रेस किया गया, आप भी जिम्मेदारान को कटहरे में लेकर आए। इसका क्या मतलब हुआ? जी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिकन इलेक्शन का हवाला दिया, वाशिंगटन में जो कुछ हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके दो कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं इस वक्त। तो क्या कौन सी करेक्ट है आई डोंट नो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि बताया जाए कौन सी कंस्पिरेसी थियरीज जी। एक तो ये है कि ये जो सारे बेलें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है जी, तो शायद कोई दोनों तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और खान साहब की तरफ से भी कोई नरमी दिखाने का फैसला हुआ है एक दूसरे के लिए, जिसका ये मतलब है कोई ओपनिंग क्रिएट की जा रही है कि कोई बातचीत शुरू हो। ठीक है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने एक और बात भी तो कही है ना। क्या? खान साहब ने ये कहा है कि हम आर्मी के और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जी। उन्होंने कहा मैं और मेरी पार्टी में से कोई भी नहीं है। और आपने देखा कि कुछ 2 व्लॉगर्स हैं जो उनसे ऐलान ला ताल्लुकी भी किया गया, शरफ ज़ुलमरवा साहब ने और असद कैसर साहब ने कहा कि हमारा उन व्लॉगर्स से जो लंदन में बैठे हैं अमेरिका में, उनसे कोई ताल्लुक नहीं। राइट, तो आपने ये भी पॉइंट आउट कर दिया। तो ये इंडिकेट यही करता है कि शायद बिहाइंड द सीन्स कुछ आना जाना हो रहा है या कुछ बातें हो रही हैं। अब ये नहीं कि बहुत आगे बात चली गई है, मगर शायद कुछ जिसे कहते हैं ना, द आइस इज़ ब्रेकिंग। अच्छा, इसमें दोनों का फ़ायदा है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। एक तो ये कि खान साहब के लोग जो कि अंदर हैं उनको बेलें मिल जाएंगी, ठीक। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट चल पड़ेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ। दूसरी तरफ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे भी इस बात का एहसास है कि PTI के जो सपोर्टर्स बाहर बैठे हुए हैं वो किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि दोनों साइड्स की तरफ से कुछ नरमी दिखाई जाए। अच्छा, मगर साथ साथ क्योंकि एक बयानिया है मे का, तो वो बयानिया को भी बरकरार रखना है ना। ये ना हो कि लोग यही समझे कि सारा मुकमका हो गया या May 9 फारग हो गए और अब जो मर्ज़ी हम चाहें कर लें, फिर उस किस्म की कोई रेपिटेशन ना हो जाए, कोई रिपीट ही ना हो जाए। तो एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है ये बेलों के ज़रिए कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे नहीं है। और क्योंकि ये जो बेल्स हो रही हैं, इसका जो इम्प्रेशन बन रहा है वो यही 2 इम्प्रेशन है। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट रोक नहीं रही है जी, दूसरा ये कि इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं बेल के लिए कि May 9 जो है वो इतना इट्स ट्रम्प्ड अप बनाया गया है, वो इतना सीरियस नहीं है, इतना संगीन नहीं है, इसलिए जजेस जो हैं वो बेलें कराई जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब क्या हकीकत क्या है कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस का मैनिफेस्टेशन है, या उसका इज़हार किया जा रहा है, या ये कि ये मिली भगत है, इसके अंदर आँख मार दी
जजेस को भी कि आप, और वो लो लेवल जजेस हैं कि ठीक है जी कोई बात नहीं बेलें दे। जो हार्ड कोर केसेस हैं जिनके बारे में एक्चुअल वीडियो एविडेंस है कि वो कोर कमांडर घर में थे, आग लगा रहे थे, उनके अलावा बाकी लोग जो हैं जो कि इर्द गिर्द थे, ट्वीट्स हैं, ये है वो है, उनको छोड़ दिया जाए। बिकॉज खान साहब ने ये भी तो बात कही है ना, क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि जैसे अमेरिका में उन्होंने वीडियो एविडेंस इस्तेमाल की थी उन लोगों ने, जिन लोगों ने इंसरेक्शन क्रिएट किया था वॉशिंगटन में इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो एविडेंस प्रोवाइड की गई थी वो वीडियो की एविडेंस थी, कैमरेज की एविडेंस थी। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी कुछ चीज़ है इस हुकूमत के पास तो वो ले आएँ और कन्विक्ट करें लोगों को जो में इन्वॉल्व थे, अगर इस किस्म की एविडेंस है तो अगर ये बात है तो फिर वही एविडेंस रह जाएगी और वो लोग हैं जिनके बारे में वो एविडेंस है हार्ड कोर कि वो अंदर थे और आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो कि अदालत के अंदर भी प्रूव कर सकते हैं। बाकी सारी बातें तो आयर बैर की है ना कि जी आपने ये ट्वीट किया मगर आप तो थे नहीं वहाँ हाउस के अंदर, कोई एविडेंस नहीं है, आप बाहर बैठ खड़े हुए थे, उसकी तस्वीर है। तो उसमें तो कोई देखे, प्रोटेस्ट करना, मार्च करना किसी बिल्डिंग के ऊपर मगर दूर रहना, उसको अटैक नहीं करना, डैमेज नहीं करना, तो कानून के मुताबिक इट्स अलाउड ना, डेमोन्स्ट्रेशन इज अलाउड, प्रोटेस्ट इज अलाउड, वायलेंस नहीं करनी। मगर आप बाहर खड़े हैं और आप नारे लगा रहे हैं, या तो ना कि आपके पास वो कैमरा में आप पकड़ लें कि वो कह रहे हैं आग लगाओ, फिर तो एक एविडेंस मिल जाती है। मगर अगर आप बाहर खड़े में हैं और आप नारे और कोई लगा रहे हैं, डाउन विद दिस, डाउन विद दैट, तो वो तो प्रोटेस्ट के अंदर होता ही है। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म की कोई चीज़ चल रही है, बट माई ओन सेंस वो यही है कि दोनों तरफ से नरमी का इजहार किया जा रहा है ताकि ये बात और आगे संगीन इख्तियार सूरत हाल ना इख्तियार करे, और इस गवर्नमेंट को जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ी की है इसको ज़्यादा टफ टाइम ना दिया जाए बाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस जो कि वायलेंस हो सकती है वहाँ एंड सो ऑन। गवर्नर्स रूल ना लगवाया जाए और सेक्शन 144 ला के लाठीचार्ज ना किया जाए। थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा रहा है कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो इन्हीं के फॉलोअर्स थे खान साहब के, यास्मीन राशिद साहिबा की भी स्टेटमेंट है, वो एक पैक बना के पूरा टेलीविजन पे बहुत अरसा चला, कुछ बड़े बड़े रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कह रहे हैं कि मार्च करो और उधर जाके प्रोटेस्ट को, हम उधर जा रहे हैं, तो उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। नहीं आयशा, देखो एक बात कि चलो 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 कोर कमांडर के घर चलो या चले कंटोनमेंट चलो, इससे ये नहीं जाहिर होता कि आपका इरादा है कि आपने जलाओ गिराओ करना है। आप जाके बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट भी कर सकते। हमने बहुत सी डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया, चले चले गवर्नर हाउस चले, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आग लगाने जा रहे हैं, आप जाके गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, ठीक है, चलो असेंबली के बाहर चले, यहाँ पंजाब में लाहौर में हुआ, चलो जी मीडिया वालों चलो अपने प्रेस क्लब से निकलते हैं, वील मार्च ऑन टू दी असेंबली, और वहाँ नारे लगाते जा रहे हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि यू आर गिल्टी ऑफ सबोटाज और सेडिशन। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज हैं। जो रियल इशू है वो यही होगा कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे थे या कोई ऐसी बात प्रमोट कर रहे थे जिसके साथ वायलेंस और अटैक ऑन आर्मी इंस्टॉलेशंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ गुड gesture to reduce the tension. Okay. And because अब सारे इमरान खान भी इसी सफ़े पे आ गए हैं कि हाँ जी, मगर जो दिलचस्प बात ये है कि इसको रिड्यूस करने के लिए खान साहब ने एक पूरा अपना बयानिया ख़त्म कर दिया। अच्छा, देखिए अच्छा, लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को नाकाम हो गया। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पकड़ो उनको जो कि एक्चुअली गड़बड़ कर रहे थे जी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 9 मई का जो कुछ हुआ है बयानिया जो है वो इलेक्शन ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। बात ये है कि इलेक्शन का ताल्लुक मई के साथ नहीं है, मई के साथ नहीं। मई इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस। इलेक्शन में जो लोग निकले हैं वो अपना एक वोट डालने के लिए लिखे हैं। अगर उनका ये मतलब है कि मई के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसलिए हुई हैं या जो तशद्दुद हुआ है कि लोगों को रोकने के लिए कि आप बाहर निकलेंगे तो फिर यही होगा, तो उस सिलसिले में तो ये सही है। मगर लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया। लोगों ने कहा हम निकलेंगे, पीसफुली निकलेंगे, हम जाके वोट डालेंगे, और उन्होंने डाला। तो मैं समझता हूँ कि दोनों बयानियाँ जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रही इसमें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग निकले हैं। और देखिए कितने लोग गए हैं वोट डालने के लिए, 16 मिलियन 18 मिलियन, और कितने लोग निकले थे मई 9 के लिए, लाख लोग निकला होगा सारे मिला मिलू के इधर लाहौर शहर में। तो आई थिंक बोथ दैट इज़ ट्रू कि 9 मई
जो इशू है वो अपनी जगह पे खड़ा है, और जो इमरान खान का सपोर्ट है वो अपनी जगह पे खड़ा है। तो ये ज़मानतें फिर हो रही हैं, तो आइंदा के लिए रिलैक्सेशन मिलेगी या? मेरा ख्याल है वो लोग जो कि एक्चुअली वीडियो पे कैप्चर हो गए हैं, जिनके खिलाफ बड़े सख्त केसेस हैं, जब वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वो ये एविडेंस प्रेजेंट की जाएगी कि नहीं सर वी हैव एविडेंस, फिर उनके लिए बेल मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो हो सकता है, पता नहीं, सैकड़ों लोग इन्होंने गिरफ्तार किए थे जी। अब मेरा ख्याल है उनमें से 90% जो है वो फ्री हो जाएंगे, वो 10% ही रह जाएंगे। और वो 90% इसलिए फ्री होंगे कि जो मकसद था ना लोगों को पकड़ के पकड़ दकड़ करने का, थोड़ा सा उसका ताल्लुक ये भी था कि थोड़ा सा इलेक्शन के ऊपर थोड़े लोग घबरा जाए ना आए। वो आवाम तो आ गई, उन्होंने कहा जी वो अलग बात है, हम तो नहीं, हमने तो गिराव जलाओ नहीं किया, एंड वी कम आउट एंड वोट। अच्छा ठीक है, ओके। बट ये कहना उनका कि ना मैं और ना ही मेरी पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ये बात अब बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, सारी फ़ौज को नहीं कहा जाता इस्टेब्लिशमेंट। जब लोग कहते हैं ना मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो कोई भी नहीं है इस मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़। फ़ौज एक नेशनल इदारा है जो कि हमारी सिक्योरिटी का लाइफलाइन गारंटर है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं है। लोग जो बात करते हैं, जब वो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो दोनों को इंटरचेंजेबल, इस फ़ौज कहने से मुराद ये है इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट कहने का रेफरेंस है फ़ौज, क्योंकि आपको पता है वो नारे जो लगते हैं जी, इस वर्दी वाले नारे, बिल्कुल, तो वो इशारा जो होता है वो दोनों तरफ होता है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी, कोई इस्टेब्लिशमेंट उस वर्दी में है, और मगर फ़ौज की तरफ वो नहीं होता, मगर कहीं कहीं फ़ौज की तरफ भी होता है, बिकॉज वहाँ फ़ौज इन्वॉल्व है इन लोकल सिक्योरिटी ड्यूटीज़। बलूचिस्तान में चले जाएँ, फाटा में चले जाएँ, एक्स फाटा में चले जाएँ, उन एरियाज़ के अंदर तो एक्चुअली इट्स नॉट द इस्टेब्लिशमेंट, इट इज़ एक्चुअली द पाकिस्तान आर्मी दैट इज़ ऑफ टेररिस्ट्स। तो इस किस्म की कन्फ्यूजन है। ये जो PTI वाले हैं ना, इनको ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अगर ये कहें ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, फिर तो हम सबको बात समझ आती है। नवाज शरीफ ने भी यही कहा था, इस्टेब्लिशमेंट की बात, फ़ौज की बात नहीं। मगर ये करते क्या है कि कभी फ़ौज कह देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं, उसके साथ खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और सबको कंफ्यूज कर देते हैं। फिर खान साहब को ये कहना पड़ता है कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर ये कहना कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये बड़ी सी सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये तो बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, यू टर्न है, क्योंकि सारे ही उनका गिला ही है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। हाँ, सही भी देखिए ना, धांधली के इल्ज़ामात का फ़ौज से क्या ताल्लुक? तो सही कहते हैं, फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ है, जिसने ये धांधली करवाई। तो अब बात ये है कि दिस इज़ अ रियलिटी। अब जो मर्जी आप कह लें, हाँ, नहीं, कि ये धांधली हुई है, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये भी कैटेगोरिकली कहा गया कि अवाम को सिक्योरिटी देने के अलावा फ़ौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। वाज़ेह देखिए, इंतखाबी अमल के साथ फ़ौजी जवान का कोई ताल्लुक नहीं था, आम फ़ौजी अफसर का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर ताल्लुक जिनका था वो फ़ौजी थे। फ़र्क है ना, फ़ौज का ताल्लुक नहीं था, पर जिनका ताल्लुक था वो फ़ौजी थे। तो फ़ौजी तो 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि फ़ौज का ताल्लुक था। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें फ़ौज का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तजिया करते वक्त या इल्ज़ाम लगाते वक्त, तो आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें, और बेहतर यही है कि आप नाम ना लें किसी का, इसको गोल ही रखें इस्टेब्लिशमेंट। सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट का मुराद क्या है, इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली होती क्या है। अब ये भी किसी वक्त सवाल आ सकता है, ये भी फिर टाइम हो तो करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। वैसे आपने ये बहुत बार एक्सप्लेन किया और आपको सुनने वाले जानते हैं कि क्या तारीफ़ है इस्टेब्लिशमेंट की आलमी सतह पर, और पाकिस्तान में भी इसके क्या मानी है। लेकिन मैं आऊँगी इमरान खान साहब की गुफ्तगू की तरफ। बड़ी मानी खेज थी, और उन्होंने 2013 के बाद जो एतराज़ 4 हल्के खोलने का जो मुतालबा किया था, एक बार फिर दोहराया, और आपको तो पता होगा कौन कौन से हल्के वो खोलने का कह रहे हैं। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सोची समझी बात है ये। अच्छा, हाँ, इसके पीछे बड़ी अच्छी सोच है। अच्छी से मुराद ये है कि पॉजिटिव लॉजिकल सोच है। ओके, नॉट पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव सेंस, बट पॉजिटिव इन अ हाउ शैल आई एक्सप्लेन इट, पॉजिटिव इन अ सेंस के इसके माने बड़े हैं। हाँ, अच्छा, और इसके फायदे बड़े हैं खान साहब को। वो क्या है, वो कहते हैं नवाज शरीफ की खोले, जी बिल्कुल, हल्का खोले उनका। वो यहाँ परसेप्शन ये है कि वहाँ गड़बड़ हुई है, तो खान साहब को यकीन होगा इस बात का कि वहाँ तो निकलेगा गड़बड़। इसी तरीके के साथ उन्होंने 1-2 और कंस्टिट्यूंसी, जी, नूर आलम खान साहब और ओन चौधरी साहब का हल्का भी, और इस्लामाबाद का कोई एक, वो तो फॉर्म 45 के ऊपर बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ओन चौधरी साहब की इलेक्शन में क्या हुआ।
वो सलमान राजा लगा हुआ है ना दिन रात बताने के कि 173 को 973 कर दिया और ये किया और वो किया। वो तो इंटरनेट पे आ चुके हैं, आपको जी, अपलोड वेबसाइट पे कर दिया गया। पता नहीं देर से काम करके भी उन्होंने काम वही किया। नहीं, मगर बात ये ना कि खान साहब ने ये जो चुनी है ना, ये उन्हें 100% नहीं 200% यकीन है, एविडेंस है उनके पास या उनके लोगों के पास कि यहाँ धांधली हुई है। अच्छा। आपको याद है 2014 में भी उन्होंने 13-14 में भी यही 4 हल्के खोलने का उनका मकसद यही था कि मैं दिखा दूं कि हमने सिर्फ 4 का कहा, देखो 4 में 4 निकला है। इसका ये मतलब है कि आप सब कुछ करें आप। ये एक सैम्पलिंग की है। देखिए ये जो पोलस्टर्स होते हैं ना, वो भी सैम्पलिंग करते हैं ना। जी बिल्कुल। वो कहते हैं जी हमने 2000 लोगों को सैंपल सेट कर लिया। ये पता लगा जी 25 करोड़ में से आपने 2000-3000 लोग ले लिए और उनके सैम्पलिंग करके और आपने पूरा लिख दिया कि जी फलाना जीतेगा तो फलाना हारेगा, फलाना पॉपुलर है और फलाना नहीं है। खान साहब ने भी वही फार्मूला इस्तेमाल कि प्रोपेगेंडा के लिए एक आइडिया लेने के लिए उन्होंने कहा जी 4 खोल दो, और वो चुन लिए कौन सी जहाँ मोस्ट पीपल थिंक कि वहाँ धांधलियाँ हुई हैं। ये अब अगर मैं नून लीग में हूँ तो मैं कहूँ जी हम भी 4 ढूंढ लेते हैं फिर, क्योंकि इनको केपी में जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। नून लीग को मिल जाएगा ना। हाँ, पीटीआई वालों को उन्होंने भी तो छोड़ा नहीं होगा ना वहाँ। हाँ। क्या कि कैसे कैसे हुआ है वहाँ, तो मतलब है कि तो फिर 4 वर्सेस 4। हाँ 4 वर्सेस, तो होगा क्या, वो एक और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, मगर एक प्रोपेगेंडा बन जाएगा। हाँ। कि वो कहेंगे जी आपने धांधली की, वो कहेंगे आपने धांधली की, आवाम कहेगी सारी जगह से धांधली हुई। फिर डिमांड आएगी नई इलेक्शन कराओ। तो इसलिए खान साहब ने बड़ी अच्छी मूव की है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम दी अदर पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी नेगेटिव है। हाँ। मगर इसलिए इसको कोई नहीं मानेगा इस बात को कि 4 खोल दे उन्हें। अच्छा, अगर खान साहब ने खुलवानी है तो जाएं खुलवाएं, अदालत में जाएं, चैलेंज करें। मेरा ख्याल है ये सारी चैलेंज तो हो ही गई हैं। जी बिल्कुल, ऑलरेडी चैलेंज्ड है और आपने बताया भी था कि रिजल्ट मुमकिन तौर पर क्या निकल सकते हैं जहाँ जहाँ चैलेंज्ड है। तो अब वक्त लगेगा ना, वक्त लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त तक ये सारी सियासी गर्मा सर्दी जो है ना ये सारी, हाँ, और अगले फेज में दाखिल हो चुके होंगे मामलात और फिर एक स्टेबल सिस्टम प्रोबेबली, ये इनसिक्योरिटी खत्म होगी जिस किस्म की अभी है, एक किस्म की स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ओके, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन बात यह है कि शायद दोनों तरफ से तलखियाँ कम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि खुश आइंद है, लेकिन बाकी पार्टीज़ को ये भाएगा या नहीं, इस पर सवालिया निशान बाकी है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। तो अब है अगला मरहला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कैबिनेट की तश्कील, और नाम भर भर के सामने आना शुरू हो गए हैं और सबकी तवज्जो इस बात पर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिलेगी और हाँ कौन बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो करोड़पति तो खैर नहीं कह सकते, नेक्स्ट लेवल ही होता है कोई। पाकिस्तान के ख़जाने पर अलबत्ता बैठना एक बड़े दिल गुर्दे का काम है, लेकिन इस दिल गुर्दे के साथ हमें एक ही बंदा नज़र आता था मुस्लिम लीग नून में, वो इसहाक डार साहब थे। ऐसे लगता था वो ही आएंगे, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। लेकिन आपसे हमने इस पर पेशगोई ली थी कई बार, तो आपने क्या कहा था? जी, नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर हों तो वो तो चाहेंगे कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हों, और अगर मियाँ साहब खुद बाहर बैठते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे ऐसे लगता है कि अगर उस सूरत में शायद फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है इसी किस्म की गेम खेले जो उन्होंने पहले खेली थी कि इशारा इधर किया और कर कुछ और दिया। हाँ। तो ये हो सकता है फिर कि इशारा यही हो कि इसहाक डार साहब बन रहे हैं और कोई बन और कुछ जाए। हाँ। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ये शायद फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना जरदारी साहब चूज़ करें ना नवाज शरीफ साहब चूज़ करें, ये शायद इस्टेब्लिशमेंट ही चूज़ करेगी। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस जो अब नाम सामने आ रहा है वो है या नहीं, ये सानवी सवाल है। पहला सवाल ये कि मुसद्दिक मलिक साहब के बकौल ये ओहदा ना लेने की वजह यह है कि इसहाक डार साहब की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी चिड़िया क्या तशखीस कर रही है कि वो वज़ीर ख़जाना बनने के लिए तो अनफिट है, लेकिन अगर वज़ीर ख़ारजा बन जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़ाहिर है कि ये नॉनसेंस है, दोनों नॉनसेंस है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, मगर देखिए ना मसला क्या है। मसला ये है कि उन्होंने और नवाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, मगर क्यों हम लोग कह रहे थे कि मसला बनेगा, ये शायद ना बन सकें, यही कह रहे थे। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज इतला यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि वो बने, सीधी सी बात है। ठीक। अच्छा। और मैंने जो उस वक्त इशारा किया था कि
उस वक्त जब ये बात चल रही थी कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैंने इशारा यही किया था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी। अच्छा, बात यह कि ये सारी जो चक्कर चला है, ये जो बनी है प्लस प्लस हाइब्रिड, बेसिकली मेजर डिसीजंस आर एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा। और शायद में 3-4 लोग बैठ के ये फैसले कर रहे हैं। ठीक। अच्छा। हाँ, अब जाहिर है ऐसे ही होता है, किचन कैबिनेट होती है। 3-4 लोगों में नवाज शरीफ साहब तो नहीं है। नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात मैं कह रहा हूँ, वहाँ भी 3-4 लोग। मुझे लगा कि शायद मुशावरत कर रहे हो। नहीं, मुशावरत, इस चीज़ पे मुशावरत नहीं होती। वो हुक्म आता है, वो शहबाज शरीफ साहब को बता देते हैं कि हमारी ख्याल ये ऐसे है। वो ये नहीं कहते हुक्म ये, हमारा ख्याल है कि शायद डार साहब में नॉट बी ठीक, मेरा ख्याल है कुछ और सोचे। शहबाज साहब आके नवाज शरीफ साहब कहते हैं वो तो नहीं मनते, वो तो नहीं मनते बिल्कुल। मियाँ साहब ने कहा तो कोशिश तो की होनी ना, कह ओ जी वो नहीं मनते, वो देखो ना जी वो कहते ने है वे थे, तो फिर हुण की करिए। तो मतलब ये है कि डार साहब के बारे में बहुत सी काफ़ी अरसे से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और मीडिया के अंदर एंड पीपल्स पार्टी एज वेल, एंड पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ा सा उसके ऊपर तबसरे किए हैं, काफ़ी हॉस्टिलिटी कि इन्होंने जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और जब नहीं थे तो इन्होंने कोशिश की कि मिफ्ता इस्माइल को निकालें, कामयाब हो गए, फिर खुद बने तो वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। तो इस किस्म की काफ़ी मैं समझता हूँ नेगेटिव थिंकिंग मीडिया के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर डार साहब के बारे में है। और पीपल्स पार्टी ने भी बड़े बयान दिए, हम तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर अगर ऐसी सूरत है तो ये तो बड़ा ऑब्वियस था कि इनको नहीं बनने देंगे। ठीक। अब सवाल ये है कि अब कहाँ, अब ये बातें चल रही हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जी, ठीक। मैं समझता हूँ ये भी फैसला जो है ये एस्टैब्लिशमेंट करेगी। तीसरी बात ये कि ये बनना चाहिए, इनको नहीं बनना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ यहाँ भी उसी किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे जो पहले आए थे कि इज़ ही द राइट पर्सन टू बी फॉरेन मिनिस्टर। तनकीद क्या होती थी इनकी, 2 किस्म की तनकीद थी डार साहब के ऊपर। एक ये थी कि ये लंबे क्लेम्स करते थे कि मैं 200 पे ले आऊँगा डॉलर को, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर लगे होते थे या कि मैंने ये किया और ये गलत है और ये सही है। फिर इन्होंने 1-2 दफ़ा IMF के ख़िलाफ़ भी गरजे जी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर दी भी। तो ये बातें डिप्लोमेसी में तो होती नहीं है ना जी। इस किस्म की बर्स्ट करना, बोलना इस तरीके से, गुस्से में आ जाना, ये तो डिप्लोमेट का तो ये होता है कि गुस्सा हो या खुशी हो तो शक्ल से पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, दैट इज़ द होल हॉलमार्क ऑफ अ डिप्लोमेट। जैसे हफीज़ शेख साहब, हाँ, हफीज़ शेख साहब भी खैर स्माइल बड़े करते हैं, मगर उनकी स्माइल बड़ी डिसेप्टिव है। वो कभी उसका एक मतलब होता है, कभी दूसरा मतलब होता है। तो बहरहाल, तो अब ये है कि बड़े ठंडे दिल के, ठंडे मिजाज का बंदा चाहिए एज ए डिप्लोमेट। प्लस अब डार साहब के पास नॉलेज सारी है, ही हैज़ ऑल द नॉलेज एट हिज फिंगर टिप्स, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मैं समझता हूँ बड़े ज़हीन और नॉलेजेबल शख्स है। मैंने बैठा हूँ मैं उनके साथ, मियाँ साहब के साथ, उनकी जो एडवाइस होती थी बड़ी सॉलिड होती थी, बड़ी सॉलिड, मगर जो तरीका है बयान करने का है वो कुछ थोड़ा सा अनपॉलिटिकल या उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती थी, थोड़ी ज़्यादा अग्रेशन होती थी और फर्मनेस, रिजिडिटी होती थी। तो अब ये है कि डिप्लोमेसी में भी दिस इज़ नॉट वेलकम। ओके, बट पीपल जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एज देते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को कि वो इनसे बेहतर है। नहीं, बेहतर देखिए, वो तो बेहतर 2 किस्म की बेहतरी होती है ना, एक तो पॉलिसी जी, कौन सी अच्छी पॉलिसी है, कौन सी बेहतर पॉलिसी, कौन सी नहीं है। दूसरा ये कि नेगोशिएशन करने का अंदाज क्या है। मिफ्ता इस्माइल साहब मेमन है, अब मेमन का तो ट्रेनिंग ही होती है किसी को नाराज़ नहीं करना। देखिए ना, मेमन तो इसीलिए तो कारोबारी ये बरादरी वैसे भी जानी जाती है, और वो बिल्कुल हर चीज़ स्माइल के साथ, कभी इधर कभी इधर, कभी बेंड होना तो ऐसे होना तो ऐसे हो जाते हैं, आगे होना तो वो ये बड़े अंटेने बड़े शार्प होते हैं। साढ़े पंजाबिया थे तो थोड़ा जैसे ठगे है ना, कभी कभी तो हम कभी जैसे बिल्कुल लम्हे पे आ जाने तो कभी शेर बढ़ जाने हैं, तो ये चलता नहीं है डिप्लोमेसी में। अच्छा, तो और डिप्लोमेसी में कुछ नहीं पढ़ा, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इसमें कुछ नहीं पढ़ा। सारी पॉलिसी आती है एस्टैब्लिशमेंट से, ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड से व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग। आपके पास कोई ज़हन नहीं है इंडिपेंडेंट थिंकिंग का, ना ही इजाज़त है। अच्छा, वो सारी ट्रेनिंग ही फॉरेन ऑफिस की ऐसी है कि जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी वो सही है। लेकिन अब डार साहब के बारे में अगर ये इश्यूज हैं टेंशन के जी, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अनलाइकली कि उनको सपोर्ट करेगी एस्टैब्लिशमेंट। अब डिपेंड ये करता है इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब कितने फर्म हैं कि नहीं अब ये तो कंसीड करना पड़ेगा ना आपको।
नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक बहुत गहरा है डार साहब के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल ले, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ हिज अप्रोच, बाकी उनमें कोई कमी नहीं है किसी किस्म की नॉलेज की, इश्यूज़ की, वो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हो या इकोनॉमी के इश्यूज़ हो, उनका जो तरीका है ना बयान करने का या आर्ग्यू करने का, वो लगता है ऐसे कि वो थोड़ा गला ही फाड़ लेंगे। हाँ, लेकिन IMF प्रोग्राम में उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है ना। हाँ, मगर वही तो प्रॉब्लम था ना, क्योंकि ही हैड सेड सम नेगेटिव थिंग्स अबाउट द IMF। ये उसी किस्म की बात है जैसे इमरान खान ने एंड ऑफ स्लेवरी की बात कर दी थी, जी अबाउट अफगानिस्तान, तो वो गले पड़ गई थी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इशारे उधर से भी हो गए होंगे ना, कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर लाओ जो हमें जानता है, हमारे से बात कर सके। तो ये जानता है, सॉरी ये जो नाम सामने आया है नहीं, यही तो वो कहते हैं ना, इशारा यही है कि नहीं हमें जानते। अच्छा, हाँ, अब वो इशारे क्या कर रहे हैं, वो बेहतर तो ये होता, उनका ये कहना है कि वो शख्स को लाएं जो उसने हमारे साथ काम किया है। अच्छा, शफीज शेख को ले आए, रजा बाकिर को ले आए, ठीक, इस किस्म के लोग जो कि IMF के अंदर रहे हैं, उनको पता वहाँ के इश्यूज कैसे हैं, कैसे वो बात मानते हैं, कैसे वो बात नहीं मानते। तो अगर ऐसा कोई शख्स आ जाता टू लीड दिस टीम, इट वुड बीन गुड। मगर शमशाद बेगम जी, शमशाद अख्तर, उन्होंने ठीक ठाक डीलिंग की है विद IMF। वो है बड़ी सख्त, लेट मी टेल यू, बड़ी तकड़ी औरत है, ठीक, मगर वो उनका जो आर्ग्यू करने का तरीका है ना, दैट्स वेरी सॉफ्ट, राइट, जेंटली यू डील विद, हाँ, वो मतलब वो लगता है ऐसे नहीं है कि शी इज एंग्री, बट शी इज फर्म। तो वो फर्मनेस लोग अप्रिशिएट करते हैं, अग्रेशन लोग अप्रिशिएट नहीं करते, इमोशनल और इंटेलिजेंस, वो भी आप जब भीख मांग रहे हो जी, ऑब्वियसली यू हैव टू बी तो मैं सॉफ्ट एंड समझता हूँ टेंडर। कि इस किस्म के इश्यूज हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन ऐसे में जब ये बातें हो रही थी तो एक ऑडियो लीक आई। आपको पता है पाकिस्तान में टाइमिंग के हिसाब से ऑडियो लीक आती है। अब जैसे साहब की ऑडियो, लोग उसको करंट सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, कुछ मखसूस पेजेस। इसहाक डार साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसहाक, मैंने वो सुनी है, बड़ी गौर से नहीं सुनी, जब सुनी तो मुझे फ़ौरन समझ आ गई। वो जनरल बाजवा के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, उनका कहना ये है कि जनरल बाजवा एक ज़माने में इनको सपोर्ट करते थे, इनके करीब थे, दोस्त थे, और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि जनरल बाजवा इनके ख़िलाफ़ हो गए। उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा ने इनको एश्योरेंस दी थी कि आपके ख़िलाफ़ जो भी होगा उसको मैं देख लूँगा, अच्छा, आप फिक्र ही ना करें। और तो इसलिए ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कौन था, मिफ्ता था, शायद खाकान अब्बासी साथ, उन्होंने जेल कटनी पै गई। तो उस हद तक तो जनरल बाजवा बड़े अच्छे थे। फिर वो कहते हैं कि जब जनरल बाजवा इनके खिलाफ हो गए तो कहने लगे अब मैं देख लवांगा इन्हों एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज वो हो गए थे ना, वो सारों के खिलाफ ही हो गए थे, सारी नून के, वो जब ये सारा कुछ हुआ। तो इस किस्म आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट जनरल बाजवा। ओके, फाइन। और जब ये ऑडियो लीक आई तो उसी से सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि हवा किस रुख की चल रही है, किसके हक में और किसके खिलाफ। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, आपके फॉलोअर्स और व्यूवर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनसे पता चलता है कि वो कितने कंसर्न्ड है इकोनॉमी को लेकर और बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी करते हैं। अब रेहान तरीन साहब है और ये सवाल आया बनी गाला से। बनी गाला? जी, बनी गाला से सवाल आया। वो पूछ कह रहे हैं, ये जानिए जी। अगर हम लोग अपनी करेंसी से 5,000 या 1,000 के नोट ख़त्म कर दें तो इससे क्या हमारी इकॉनमी, हमारी करेंसी, इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ सकता है? अगर इस तरह किया जाता है तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होगी, मॉनिटर्ड होगी, और उसमें काफ़ी करप्शन और ब्राइब्स, जो रिश्वतें दी जाती हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। बताएं सेठी साहब। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, आप टाइम दें। सारा टाइम है आपका। बिकॉज ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने सवाल शहबाज शरीफ साहब और डार साहब के आगे रखा था। अच्छा। खुद रखा था। अच्छा। कोई 2-3 माह पहले। तो एक मीटिंग थी जहाँ हम तीनों ही बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे बताएं ना फिर कोई अच्छा सा प्रपोजल। मैंने कहा जी एक सीधी सी बात है, आप वो क्यों नहीं करते, आज तक किसी ने किया नहीं, मुझे समझ नहीं आती, सबको पता है कि इसके बड़े अच्छे फ़ायदे हैं, करते क्यों नहीं, क्या क्या क्या। मैंने कहा ये जो 5,000 का जो नोट है जी, इसको फ़र्क कर दें, डीमोनेटाइज कर दें, 5,000 का नोट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। कहने लगे वो क्यों? मैंने कहा वो इसलिए कि 5,000 का नोट जो है वो इस्तेमाल, उसका जो इस्तेमाल होता है कैश ट्रांजैक्शन में, वो कैश ही है ना जी, वो उसके लिए उसमें करप्शन और टैक्स इवेजन बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर पैसे आप बैंक में रखें तो वो तो FBR को आज नहीं कल नहीं परसों पता चल जाएगा, फिर वो पूछेंगे ये पैसे कहाँ से आए, ठीक है, तो उसके ऊपर 25-30% टैक्स लगा देंगे वो। तो लोग अब 5,000 रुपये का नोट जो है वो फिर घरों में रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं जी। जो लोग टैक्स पेयर्स हैं वो
बैंक में नहीं रखते। उन्हें पता है कि ये अकाउंट जब रिटर्न फाइल करनी है तो वो बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, वहाँ हर चीज़ को पूछते हैं कि ये कहाँ से इनकम आई, ये कहाँ से आया, खर्चे की तरफ कोई नहीं देखते, कहते हैं पैसे कितों आए हैं, पैसे कितों आए हैं। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कहाँ से आए हैं तो फिर यू हैड इट। और अगर आप कहते हैं जी ये मेरी तनख्वाह है, वो कहते हैं टैक्स रिसीट दिखाओ, आपने कितना विद होल्डिंग टैक्स और कि इसका जो बैलेंस टैक्स है वो दिया है कि नहीं दिया, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लोग पैसे कैश में रखते हैं क्योंकि पैसे, करप्शन के जो पैसे होते हैं वो भी कैश में मिलते हैं आपको जी। और जो आप ब्लैक मनी जिसे कहते हैं वो सारी कैश में होती है, क्योंकि वाइट मनी जो है वो तो उसका तो मनी ट्रेल होती है ना जी। उसके तो टैक्स दिया होता है, तो सब पता होता है कि इस पर टैक्स दिया हुआ है। ब्लैक मनी उसे कहते हैं जिस पे टैक्स आपने ना दिया हो। तो सारी करप्शन की प्रोसीड्स हैं वो ब्लैक मनी, वो सारी की सारी बड़े नोटों में होती है। अच्छा। अब आपने कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा जी कि 5 अरब रुपए दी है, इत्थू लैके इत्थे तक सड़क बनेगी, कंट्रैक्टर को आपने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक। अब कंट्रैक्टर ने आगे कमीशंस देनी है लोगों को, ठीक है, पॉलिटिशियन को कमीशन देनी है, इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको देनी है, कम्युनिकेशन वर्क्स वालों को देनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो सबको पता है ना कि ये जो इसी तरीके से ये जो MNAs MPs को फंड्स मिलते हैं ना, उसमें से 40% हिस्से निकल जाते हैं, ऐसे हिस्से निकलते हैं और वो कैश में निकलते हैं सारे। अच्छा, अंडर द टेबल यानी वो, और कैश में चले जाते हैं। अब वो बैंक में रखे तो पकड़े जाएं कि जी ये कहाँ से आए पैसे, तो वो फिर एक ब्लैक इकोनॉमी चलती है। ठीक है, ब्लैक इकोनॉमी चलती है। आपने जाकर टेलीविज़न ख़रीदना है तो आप ब्लैक इकोनॉमी के पैसों के साथ ख़रीदेंगे, आपने एप्पल आईफोन लेना है तो आप कैश देंगे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए। और जो लेता है आपसे कैश उसको भी आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आए और कहाँ गए, और उसके ऊपर उसको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लैक इकोनॉमी हर इकोनॉमी के अंदर होती है। मगर 5,000 रुपये का जो नोट है वो इसको इनकरेज करता है। वो इस तरीके से कि अगर आपको 2 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया कमीशन मिल रही है और आपको वो 500 रुपये के नोट के अंदर आपको मिले तो ट्रक लाना पड़ेगा वो 500 रुपये के नोट 10 करोड़ रुपया डालने के लिए, गाड़ी की डिक्कियाँ भरनी पड़ेंगी, फिर जाके 10 करोड़ रुपया बनेगा। तो 5,000 का नोट होगा तो वो तो एक सूटकेस से आ जाएगा। हाँ, और वो बेड के नीचे भी आप रख सकते हैं, घर में भी आप छुपा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए जो डिमोनेटाइजेशन होती है बड़े नोट्स की वो इसीलिए की जाती है, एक ये कि करप्शन की प्रोसीड्स को रोकने के लिए और दूसरा कि सारी इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के लिए, और बैंक्स के अंदर लोग पैसे डालें, बैंक से पैसे विड्रॉ करें। आप लंदन चले जाएं, आप जाके वहाँ कोशिश करें, आप कहेंगे अपने अकाउंट से मैंने 2,000 पाउंड निकालने हैं, फ़ौरन निकाल देंगे आपको। आप कहेंगे मैंने 50 पाउंड डिपॉजिट करने हैं, अच्छा, तो कहेंगे ये कहाँ से आए हैं, इसकी बताएं ना कहाँ से आए हैं। तो आप कहेंगे अगर आपने कोई काम किया है जिसके अंदर आपको कैश मिला है, जिसके ऊपर आपने VAT नहीं दिया, जिसके ऊपर आप टैक्स देना नहीं चाहते, क्योंकि इनकम है ना, इनकम सारी इकट्ठी हो जाती है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। ठीक है। तो ये इसलिए ये इसको बैंकों का ट्रैक रिकॉर्ड सारा वहाँ आने के लिए ये मुल्क जो है ये करते हैं डिजिटाइजेशन। अब ये जो इसका एग्ज़ाम्पल है वो यही है कि बोरियों में लोग कैश रखते हैं और देते हैं एक दूसरे को जब कमीशंस होती हैं, तो वो 5,000 का नोट जो है वो बोरियों की जगह पे एक बैग में आ जाता है जी। जब वो ख़त्म हो जाएगा नोट 5,000 का, तो फिर क्या करेंगे आप, कहाँ कहाँ लेके फिरेंगे, किस बिस्तर के नीचे आप छुपाएंगे, किस लॉकर में आप रखेंगे, पूरे कमरे ज़रूरत पड़ जाएगी आपको ज़रूरत। आपने वो केसेस पढ़े थे ना बलूचिस्तान के अंदर, एक सेक्रेटरी साहब थे, उनके घर से पता नहीं कितने करोड़ रुपए के निकले, पता नहीं सारे बेडरूम जो थे, याद है। तो इस किस्म की चीज़ें फ्रॉम टाइम टू टाइम आप सुनते हैं ना कि जो घर रेड मारा तो 10 करोड़ का कैश निकला है, तो बैंक में क्यों नहीं था, इसलिए वो कच्चा पैसा सी। जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो तब भी इस तरह यही होता है, हॉर्स ट्रेडिंग में भी यही होता है। अब आइए कि ये करते क्यों नहीं है। हाँ, तो करते क्यों नहीं है, इसलिए बिकॉज हमारी सारी रूलिंग क्लास जो है वो सारी चोरी करती है, और वो जब ये करेंगे तो सबसे पहले उनको नुकसान होगा, बिकॉज वो कर नहीं सकेंगे उसके बाद। तो ये गरीब का तो इशू नहीं है 5,000, उस बेचारे के पास 5,000 का नोट कहाँ से आया, और तो 100 के नोट नहीं या 500 के नोट नहीं या 1000 का ले लो, अगर मिडिल क्लास से थे 5-5 हज़ार के नोट तो लैके नहीं वो फिर दी तनख्वाह जड़ी है वो 50,000 है या लाख रुपए हुए या 2 लाख रुपए हुए, और जब जाता है बैंक में से तो वो जो 30,000 रुपया निकाल लेता है या अपनी ग्रोसरी खरीदने के लिए या बच्चों की फीस देने के लिए, उसके पास तो इतने, उसको तो 5-5 हज़ार नोटों की ज़रूरत नहीं है। 5-5 हज़ार नोटों की ज़रूरत उनको है जिन्होंने जाके आईफोन खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है और नॉन फाइलर है,
राइट। अभी तक कैटेगरी बनी हुई है, नॉन फाइलर और फाइलर। आप पूछे ये क्या चक्कर हुआ नॉन फाइलर एंड फाइलर, सबको फाइलर होना चाहिए, यही IMF कहती है। बिल्कुल। आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा हो, खा आप लैंडलॉर्ड हो, आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, आप जो भी हैं, आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। राइट। अच्छा, वो लोग करते नहीं हैं। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ इज़ कि इसको ख़त्म कर दिया जाए 5,000 के नोट को, इसके साथ करप्शन भी ख़त्म होगी। आपने बताया नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया आपके साथ? अच्छा, अब उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा आइडिया है डॉक्टर साहब, तुसी जरा सेठी साहब ने बह के ते जरा वर्कआउट कर लो। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था बिल्कुल कुछ नहीं होना। वो उन्होंने ही नहीं बनना फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे आगे की कहना से हाँ उन्हें करने हैं ना ना। अच्छा। और वो नहीं होना। नहीं, IMF के कहने पे भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, IMF क्यों नहीं कहती, बताएं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया का एग्जाम्पल है जो इसलिए मैंने कहा था मुझे टाइम चाहिए। इंडिया का एग्जाम्पल है 2016 में नरेंद्र मोदी ने यही चीज़ सोच के नोटबंदी की थी और उन्होंने 500 और 1000 रुपए का नोट को उन्होंने कहा था हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि ये नहीं था कि करप्शन को ख़त्म करो या इस किस्म की चीज़ को ख़त्म करो। उनका रियल इशू ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नोट छप रहे हैं हमारे, और वो जाली नोट्स आ रहे हैं, और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। एक तो रियल रीज़न ये था, मगर उन्होंने जो रीज़न दिया वो था कि करप्शन हो रही है। मगर उन्होंने क्या किया, दो चीज़ें की। एक तो बहुत थोड़ा वक्फा दिया कि इस वक्फे के अंदर अंदर आपने पैसे जाके एक्सचेंज करने, तो लाइनें लग गई लोगों की। जी, उस पे मूवी बनी हुई है बाकायदा। लाइनें लग गई और लोगों ने कहा पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, परेशानी थी। और वो होना ये था कि जो आप लेके आए थे वो आपके बैंक अकाउंट में जाने थे। तो बैंक अकाउंट में जाते तो पता लग जाता है उनके CBR को कि जी यहाँ तो पैसे आ गए। फिर वो ये था कि उनको उसके बदले में नए नोट देने थे। उन्होंने नए नोट पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छाप लिए हुए थे। अच्छा। तो ये नहीं था कि उन्होंने ख़त्म कर दिए 500 और 1000 का नोट। उन्होंने उसके लिए नए नोट बना लिए। तो उसके साथ तो ब्लैक इकोनॉमी वापस रिवाइव हो गई जब वो नए नोट वापस आ गए मार्केट के अंदर। तो दैट वाज द मिस्टेक। मिस्टेक नहीं था, वो सोची समझी बात थी। प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि दो चीज़ें हुई उसके साथ। एक ये कि इतनी जल्दी उन्होंने किया विदाउट वार्निंग और विदाउट उसकी जो तरीका था वो गलत था। इसके साथ लोग घबरा गए कि पता नहीं क्या होने लगा, लाइनें लग गई। अगर आप कह देते कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 5000 का नोट ख़त्म हो रहा है और नया 5000 का नोट नहीं मिलेगा, वार्निंग दे देते तो नहीं अनाउंस कर देते कि फलानी डेट को हमने 5000 का नोट जो है ख़त्म हो जाएगा। जो लोग बाहर है मुल्क से वो भी आएंगे तो अपना ख़त्म कर लें, लॉकर में रखे हुए निकाल लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करें और ख़त्म करें अपने 5000 के नोट। ठीक है। तो लोगों ने कर लेने थे। और नए नोट्स 5000 के नहीं छापते, क्योंकि अगर नहीं छापेंगे तो जो सर्कुलेशन में नोट्स हैं वो आहिस्ता 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 बैंकों में चले जाएंगे। ठीक है। और लोगों को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये प्रॉपर वे था। प्रॉपर वे बड़े हैं और भी इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने ड्रामा किया और जनाब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ एग्रीकल्चरलिस्ट्स को। एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं वो कैश के ऊपर सीड खरीदते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। अच्छा। और वो फिर कैश के साथ सारा काम करते हैं। इकोनॉमी एग्रीकल्चर की वहाँ कैश इकोनॉमी है। अच्छा। और वो एग्रीकल्चर इज़ अ बिग सेक्टर। पंजाब सारा वहाँ का पंजाब सप्लाई करता है। तो वहाँ पंजाब के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कि ये क्या, गाली गलौज शुरू हो गए। सो इन शॉर्ट तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ दो चीज़ें करने वाली हैं। मैं एक की आज बात करूँगा, फिर टाइम होगा तो बात करूँगा। एक तो ये 5000 का नोट फारग करें। अच्छा। इसका नया नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम दे दें लोगों को और कहें जी ये ख़त्म हो रहा है। और आप जो भी पैसे हैं बैंक्स में डालें अपने, और फिर वहाँ से विड्रॉ कर लें 1000 के नोट में या 500 के नोट में अपने खर्चों के लिए। इससे तो FBR को पता चल जाएगा कि इस बैंक में कितने पैसे आए हैं। और उसके ऊपर एक एमनेस्टी भी दे दें कि जी अगर आपके पास कोई ब्लैक मनी है तो आप जाएँ और डालें और इतने पैसे दें और आपकी ब्लैक मनी भी वाइट कर दें। दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें। 5000 का नोट भी ख़त्म करें और लोगों को तकलीफ भी ना हो, जैसे एमनेस्टीज मिलती हैं। ना। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ भी एक एमनेस्टी दे दें, मगर इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करें। ठीक है। दूसरी जाने से पहले जी FBR दिन रात रोता है कि जी हमें पैसे पूरे नहीं मारे होते। आपको पता क्यों नहीं, टारगेट नहीं होता। हाँ। वो इसलिए कि FBR को इजाज़त नहीं है कि सैयदा का बैंक अकाउंट खोल के देखे सैयदा के पास कितने पैसे। एक्सेस नहीं है। अच्छा। नहीं है। ओहो। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रिक्वायरमेंट है सीक्रेसी की। अच्छा। ये बैंकिंग जो होती है वो सीक्रेट होती है। ओके। उसको महफूज रखते हैं, सारी दुनिया में ऐसे ही है। अच्छा। मगर अगर इस लेवल की करप्शन हो और प्रोसीड्स हो तो फिर ये मुमकिन है कि ये एक और काम भी हो सकता है।
नादरा जो है उसके पास सारा डेटा है, बैंकों का डेटा भी है सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए। तो आज अगर एफबीआर को आप इजाज़त दे दें कि एफबीआर जो है वो टक 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 करे और बैंक की सर्वर के अंदर चला जाए और वहाँ से नजम सेठी का या सईदा का बैंक अकाउंट में देखे, अच्छा जी कितने पैसे पे तो सईदा ने कितने टैक्स दिया, अच्छा आप ही का अकाउंट देखे, चलो मेरा ही अकाउंट फायदा मिलेगा। तो उसके साथ ये होगा कि फौरन नोटिस चला जाएगा एफबीआर की तरफ से सईदा को और कहे जी सईदा तेरे को पैसे आने कितों आए ने, यदि मनी ट्रेल तो दिखा। तो सईदा कहेगी जी माफ़ करो लो टैक्स ले लो, 25% रख लो, मैंने ना तंग करो, बड़े बंदे। तो मगर वो फैसिलिटी एफबीआर को नहीं दी गई। अगर एफबीआर को लिंक कर दिया जाए विद नादरा डेटाबेस ऑफ बैंक्स और ये कहा जाए कि आप परमिशन लेके, अगर आपको शक है नजम सेठी के ऊपर तो आप परमिशन ले लें फ्रॉम ए जज कि हमने इसलिए इस केस को हमने खोलना है, हम देखना है, तो यू कैन एक्सेस इट एंड देन यू कैन डू एन ऑडिट। इस वक्त एफबीआर किसी पोजीशन में नहीं ऑडिट करने, बेचारे हाथ बंधे हैं उनके। तो 7 साल एफबीआर के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबसे पहले उनके अकाउंट्स देखे जाएं ताकि शब्बर ज़ैदी साहब घर से शुरू किया जाए। घर से शुरू हाँ, शब्बर ज़ैदी साहब कह गए हैं हमाम में हम आ जाएं, अल्लाह खैर। ये दो चीज़ें कर दें, आप देखिएगा इस मुल्क के अंदर सारी करप्शन, सारी तो नहीं ख़त्म होगी, वो फिर भी ढूंढ लेंगे रास्ते, मगर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और बहुत सा पैसा जो है वो वाइट हो जाएगा और ये टैक्स के सारे प्रॉब्लम्स खत्म। और ये करने का काम किसका है, जल्दी से बता दें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब और हाफिज़ साहब बैठ के ये फैसला करें, क्योंकि हाफिज़ साहब को तो कोई इशू नहीं है उनके लिए, वहाँ तो इस किस्म की करप्शन नहीं होती फौज के अंदर। ये तो सिविलियंस के अंदर और प्रोजेक्ट्स के अंदर होती है इस किस्म की। ठीक है, यहाँ ये तो ये खाते बंद किए जाएं और ये काम सौंप दे। तो ये हाफिज साहब को चाहिए जाके शहबाज शरीफ साहब को कहें या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि ये दो काम करें आप। फिर देखें यहाँ पे कहते हैं शॉर्टफॉल 1 ट्रिलियन की है, आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है 15-20% पे पहुँच जाएगा। तो फेयरनेस इसी तरह से आ सकती है, जो गवर्नमेंट फेयर होगी वो इन इकदाम को फॉलो करेगी। चाहते थे मजीद इसकी नेटी ग्रिटी में जाएं, लेकिन आने वाले शोज़ में इस पर करते रहेंगे बात। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।